सो बेसिकली सिमुलेशन इज फॉर कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दैट इज फॉर ट्रैफिक और कस्टमर का वेटिंग, कस्टमर का अराइवल, वो सब कहाँ पे फेस होता है? जैसे अपने एक एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल पंप ओपन होता है तब जो कस्टमर आता है तो उसमें अराइवल टाइम हुआ, फिर कस्टमर को सर्व करने में कितना टाइम जाता है, कस्टमर सर्व करके कस्टमर जाता है कहाँ कितने बजे, तो उसमें से अपने पता चले कि कस्टमर ने वेट कितना किया, पेट्रोल पंप कितने टाइम आइडल रहा। तो एक स्ट्रक्चर खड़ा करने का सिमुलेशन में, जिससे कस्टमर को वेट भी ज्यादा ना करना पड़े और पेट्रोल पंप भी आइडल ज्यादा ना रहे, तो वो कॉस्ट कम आए, इसलिए अपने सिमुलेशन करते हैं। तो सिमुलेशन क्या होता है पहले लिखिए आप। सिमुलेशन इन्वॉल्व्स डेवलपिंग a model. Simulation involves developing a model of real life examples and then performing expectation on the model involved. सो बेसिकली अपने देखेंगे ना तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट में सब पूरा फैक्ट्री बेस्ड है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की रिलेटेड है कि फैक्ट्री का लेआउट कैसा होना चाहिए, फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं, उसके मशीन कितने कैसे चल रहे हैं, मशीन के कब रिप्लेस करना चाहिए, उसका ऑपरेशन कैसा चलना है। इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया ऑपरेशन रिसर्च, दैट इज वाई ऑपरेशन रिसर्च इज पार्ट ऑफ ओएम। फाइनल में जाके आपको ओआर कॉस्टिंग में ही आने वाला है, बराबर, फाइन। तो सिमुलेशन इज फॉर अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर के, जिससे कस्टमर को भी फायदा हो और कंपनी को भी फायदा हो, राइट। सो स्ट्रेट अवे उसमें ज्यादा कोई डेफिनेशन या थियोरी नहीं है। सिमुलेशन के मेन प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम्स ही पूछेंगे और वो एकदम इजी और लॉजिकल होता है। यहाँ पे कोई एकदम स्ट्रक्चर नहीं है कि नहीं आपको ये प्रॉब्लम ऐसा है तो ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको अपना लॉजिक यूज करना है, जैसे क्वेश्चन आएगा ऐसे उसके हिसाब से आपको गो विद द फ्लो है, ऐसा ही करना है आपको, बराबर। हाँ, पर आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें आपको 3 स्टेप होंगे। तो स्टेप नंबर 1 आपको लिखना पड़ेगा कि आपको पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, बराबर। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके स्टेप नंबर 2 क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देन स्टेप नंबर 3 आपको उसका रेंज फाइंड आउट करना है। अभी ये स्टेप आपको पता नहीं चलेगा, जब अपने एग्जाम्पल करेंगे तब पता चलेगा। अभी अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 38 है, बराबर, वो सॉल्व करते हैं, जो है आपके पेज नंबर 221 में, बराबर। क्वेश्चन नंबर 38 में अपने को बोला है स्टेट द मेजर 2 रीजंस फॉर यूजिंग सिमुलेशन ऑफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बराबर। डिमांड एंड वीक दिया है आपको, डिमांड दिया है 0, 5, 10, 15, 20 एंड 25, जिसका फ्रीक्वेंसी है 2, 11, 8, 21, 5 एंड 3। इसका टोटल करेंगे तो 2 + 11 + 8 + 21 + 25 + 3, तो आ जाएगा अपना 50, राइट। तो व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप? टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल। तो 2 डिवाइड बाय 50, 11 डिवाइड बाय 50, 8 डिवाइड बाय 50, 21 डिवाइड बाय 50, 5 डिवाइड बाय 50 एंड 3 डिवाइड बाय 50 इक्वल टू 0.04, देन 0.22, कंफर्म करना आप भी, 0.16, 0.42, then 0.10 and then 0.06, राइट। टोटल हो जाना इट शुड बी 1। तो यहाँ पे मैंने स्टेप नंबर 1 खत्म किया। व्हाट इज स्टेप नंबर 2?
दैट इज टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, बराबर ना। तो यहाँ पे ये सब ऐड कर दीजिए होंगे 0.04 प्लस 0.22, मतलब आ जाएगा 0.26, राइट। 0.26 प्लस 0.16 तो आ जाएगा 0.42, राइट। 0.42 प्लस 0.42 आ जाएगा 0.84, 0.84 प्लस 0.10 इज इक्वल टू 0.94, 0.94 प्लस 0.06 इट शुड बी 1। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर दी। देन स्टेप नंबर 3, that is range. Range is most important to find. रेंज के लिए क्या करेंगे, आपको 0 से स्टार्ट करना है रेंज, और इसके पहले का एक नंबर लेना है। तो 0 से लेके 03, पॉइंट नहीं देखना है। 0 से लेके 4 है तो 3 लेंगे, 4 के बदले में 3 लेंगे। तो 3 के बाद क्या आता है, 4 से स्टार्ट होगा, 4 से लेके क्या करेंगे 26 है तो क्या लेंगे 25, समझ में आया। 26 से लेके अपने क्या करेंगे 41, क्योंकि 42 है, राइट। 42 से लेके करेंगे 84 लास्ट है। 84 से लेके 93, 94 से लेके 99, फाइन। ओके, नाउ अपने 3 स्टेप तो यहाँ खत्म हो गए। अभी के बाद इतना तो सभी एग्जाम्पल में कॉमन ही है, इतना तो मुझे रेंज तक तो कॉमन करना ही है। बट अभी जो स्ट्रक्चर आएगा, अभी अपने को ये एग्जाम्पल में ऐसा दिया है कि आपको रैंडम नंबर्स दे दिया है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जो रैंडम नंबर आपको प्रोवाइड किया है उसमें ये रेंज पे कितनी डिमांड आ रही वो लिखना है। अब सपोज पहला रैंडम नंबर है आपका 35, तो 35 किसके रेंज में आता है, 26 से लेके 41, तो उसके सामने कितनी डिमांड है वो लिखनी है। जस्ट दैट यू हैव टू डू। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिया गया, यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर जनरेट डिमांड फॉर द नेक्स्ट 10 वीक्स। तो मेरे को वीक लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके सामने मैं रैंडम नंबर जो आपको ऑलवेज दे देंगे, रैंडम नंबर ऑलवेज आपको एग्जाम्पल में प्रोवाइड किया ही होगा। तो दैट रैंडम नंबर इज 35 52 13 90 23 73 34 57 35 and 83, राइट। अभी अपने रेंज देख के रैंडम नंबर का डिमांड लिख देंगे, बराबर। चलो कितना है 35 के सामने, 35 के सामने डिमांड आएगी, ये रेंज में आता है 35, डिमांड आ जाएगी अपना 10। देन है 52, 52 ये रेंज में आ रहा है, तो 52 के सामने डिमांड आ जाएगी 50। सो अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है कि 10 वीक में मेरा कितना डिमांड जनरेट हुआ है। तो ये मेरा क्या अल्टीमेटली हुआ डिमांड, कि फर्स्ट वीक में मेरा 10 यूनिट्स हुआ, सेकेंड वीक में 15 यूनिट्स हुआ, अभी थर्ड वीक का देखते 13 विल कम टू दिस रेंज। तो 4 से लेके 25 तक दैट विल कम इज 5। Then 90 will come in this range, 84 से लेके 93, so we'll take 23 will come in this range, so my demand will be 5. Then 73 will come in this range, so my demand will be 15. Then 34 will be in this range, so my demand will be 10. ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया फिर डिमांड वो नहीं आ सकती, दैट विल बिकम ओके। 57 विल कम इन दिस रेंज, सो माय डिमांड विल बी 15। 35 विल कम इन
this range, so my demand will be 10. 83 will come in this range. Okay, so my demand will be 15. So अगर मुझे टोटल करने का बोला हो तो मैं ये सब का टोटल कर दूंगी, अदरवाइज my sum is over, complete. ओके, पता चला? ओके, सो यहाँ पे अगर अपने टोटल करेंगे तो अपना टोटल आएगा 120. हियर इज एग्जांपल, व्हाट वी आर सपोज टू डू इज एवरेज डिमांड ढूंढना है. तो एवरेज कैसे करते हैं? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स लिखते हैं या फिर वीक लिखते हैं. तो यहाँ पे अपने वीक दिया था, तो अपने को वीकली एवरेज डिमांड ढूंढना है. तो टोटल हो गया 120 और टोटल वीक्स कितने गिने अपने ने? 10, तो 12 हो गया. अगर आपको एवरेज डिमांड ढूंढना बोला हो और आपने इतना ही करके रख दिया हो तो कोई आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू, जितना बोला गया उतना तो अपने को करना ही है. ओके, फाइन. देन एग्जाम्पल नंबर 39 अपने पढ़ेंगे पहले. The manager of bookstore has to decide number of copies of a particular text law in order. बराबर. कोई भी एग्जाम्पल आप अटेंड करने जाओ ना, एग्जाम्पल है उसको शांति से पढ़ो, ऐसा लगे कि अपना टाइम वेस्ट, ऐसा नहीं है. सो जस्ट गो थ्रू इट, देन आप पूरा कैलकुलेशन तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या दिया. और जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कितनी कॉस्ट है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो वो छोटे छोटे नोट्स पहले पॉइंट्स लिखे आप, पहले उसका समरी बना, देन आपको एग्जाम्पल स्टार्ट करना. बराबर, वो टाइम वेस्ट नहीं, वो टाइम इन्वेस्ट है. ओके, बुक कॉस्ट 60 रुपीज और मेरी बुक की कॉस्ट कितनी है? 60 रुपीज और सेलिंग प्राइस कितनी है मेरी? 80 रुपीज. समझ में आया? Since some of the tax laws change every year after a year, any copies unsold while the edition is not current sold must be sold for 30. मतलब ये बुक स्टोर है, जैसे अपने डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, वो एवरी ईयर चेंज होता रहता है. तो इन दैट केस अगर कोई बुक अनसोल्ड रहती है, कब बुक अनसोल्ड रहती है? जहां पे मेरे पास सप्लाई बहुत है, सप्लाई मतलब स्टॉक, बट मार्केट में डिमांड नहीं है. सो मेरे पास 100 बुक्स पड़ी है, 80 ही सोल्ड हो गई है, तो 20 क्या हो गई? अनसोल्ड रह गई. वो अनसोल्ड बुक मैं कितने में बेचूंगी? 30 रुपए में. अनसोल्ड सेलिंग प्राइस हो जाएगी मेरी 30 रुपीज. ओके, फ्रॉम द पास्ट record द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड फॉर द बुक हैज बीन ऑब्टेन्ड एज फॉलो. सो अपने को वो फर्स्ट 3 स्टेप तो याद है. पहले अपने को क्या दिया है? डिमांड दिया है. प्रपोर्शन मतलब यहाँ पे अपने को स्टेप 2 करके ही दिया है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके ही दिया है, तो वहां पे करने की जरूरत नहीं. अपने डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखेंगे और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, देन रेंज फाइंड आउट करना है. तो आपको भी मेरे साथ ये सम करना है. तो डिमांड है अपनी 15, 16, 17, 18, 90, 20, 21, 22. और प्रोपोर्शन मतलब प्रोबेबिलिटी दिया है मेरे को यहाँ पे 0.05, देन 0.08, देन 0.20, 0.45, then 0.10, then 0.07, 0.03 and 0.02. टोटल मस्ट बी 1. सो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 हो गया है. देन अपने फाइंड आउट करेंगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी. बराबर है ना? तो 0.05 यहाँ पे हो जाएगा 0.13, यहाँ पे 0.33, 0.78, 0.88 प्लस करती जा रही हूं मैं, पता है ना? 0.88 के बाद 0.95, 0.98 and 0.99. Then what we will do is find range. अपना स्टेप नंबर 3, 0 से लेके एक नंबर पहले, 0 से लेके 04, 5 से लेके 12, 13 से लेके 32, 33 से लेके 77, 78 से लेके 87, 88 से लेके 94, 95 से लेके 97, राइट, और 98 से लेके 99. So here
our table is ready. Now what we are doing, ऐसा सेम नहीं रहेगा. यहाँ पे पहले मुझे कितना डिमांड के सामने सप्लाई करना है, अनसोल्ड स्टॉक कितना है, वो सब देखना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल डू इज, अपने को जितने रैंडम नंबर दिए हैं फॉर 20 years, तो यहाँ पे मैं ईयर लिख दूंगी 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, राइट. 20 years टाइम पीरियड है, बराबर. तो वो उसमें से मेरे को रैंडम नंबर दिया है, वो लिख दूंगी 14 2 93 99 18 71 37 30 12 10 88 13 00 57 69 32 18 08 92 73. तो अभी उसके सामने अपने क्या लिखेंगे, डिमांड. इतना तो करना ही है अपने को. 14 तो ये कौन सी रेंज में आएंगी, 13 से लेके 32, तो दैट विल कम डिमांड 17, राइट. ओके, देन 2 0 से लेके यहाँ पे आ जाएगा 15, 93 आ जाएगा 20 के, 99 22 18, that will come in this range, that is 17, 71 that will come in this range, 18, right. 37 will come in this range, that is 18, right. 30 will come in this range, 17 12 16 10 16 88, then 20, बराबर ना. then 13 will come in this range, 17, then 00, okay, 00 तो आ जाएगा 15, 57 will come in this range, right. 18, 69 will come in this range also, 18, 32 17 18 भी आ जाएगा किसमें, 17 में, राइट. 8 will come 60, 92 किसमें आ जाएगा, 88 से लेके 94, मतलब 20, and 73 will come in this range, that is 80. so यहाँ पे मुझे डिमांड पता चल गया. ओके, अभी डिमांड कैसे अपने अक्यूमुलेट होगा, जहां से अपने को देखना कि अनसोल्ड स्टॉक कितना है. अनसोल्ड स्टॉक कितना पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, जब मेरी डिमांड सब हो एक्सपेक्टेड, उससे जो अपना सप्लाई मीट ना कर पाए तो अनसोल्ड, बराबर. अगर डिमांड मैंने एक्सपेक्ट किया है 17, तो अगर मैं ऐसा करूं कि मार्केट में 15 बुक्स की डिमांड हो, एक्सपेक्टेड डिमांड और एक्चुअल डिमांड से का फर्क होता है, राइट. मार्केट में अगर उतनी डिमांड ना हो तो अपने क्या करेंगे, बुक अनसोल्ड टिक कर देंगे. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में उन लोगों ने बोला नहीं कि आप इतनी अनसोल्ड बुक प्रिडिक्ट करो, क्या फोरकास्ट करो. दैट इज ओनली एंड ओनली अजम्पशन. यू कैन राइट 15, यू कैन राइट 16, मोर और लेस देखेंगे तो यहाँ पे 15 16 के बीच में ही है डिमांड, राइट. तो अपने जब अपने लिखेंगे इफ अनसोल्ड स्टॉक इज, अगर 16 की डिमांड कितनी होगी तो अनसोल्ड स्टॉक कितना होगा, 17 की डिमांड होगी तो अनसोल्ड स्टॉक कितना होगा, 18 की डिमांड होगी तो अनसोल्ड स्टॉक कितना होगा. दिस इज एज पर योर मॉड्यूल. आपका अजम्पशन कैन बी चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप यहाँ पे 16 की जगह पे 14 भी लिख सकते हो, 15 भी लिख सकते हो, 13 भी लिख सकते हो. उस हिसाब के आपका अनसोल्ड स्टॉक चेंज हो जाएगा. क्लियर. तो नंबर ऑफ बुक्स अपने अभी एग्जाम बुक के हिसाब से चाहते हैं 16, 17 and 18. दिस इज प्योरली एन अजम्पशन, बराबर, बुक में बोला गया नहीं है. ओके. सो अगर 16 के सामने 17 हो तो मेरा अनसोल्ड रहेगा नहीं.
17 के सामने 17 हो तो रहेगा नहीं, बट 18 के सामने 17 हो तो एक क्या रहेगा, अनसोल्ड रहेगा। समझ में आया? 16 से हम 15 हो तो रहेगी एक बुक, यहाँ पे कितनी बुक रहेगी, 2, और यहाँ पे 3। समझ में आया? यहाँ पे रहेगी 16 के सामने 20 कर, कैसे रहेगी, 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, दैट इज 16 के में इधर 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना रहेगा, 0, वेरी गुड, और यहाँ पे 1। ओके, तो इस हिसाब से आपको पूरा करना है टेबल, बराबर। पहले टेबल अपने कंप्लीट करेंगे, आप भी खुद से ट्राई करो। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी 0, 0 एंड 1, 0, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0, अगेन 17 है तो 0 0 1, 16 है तो वेरी गुड 0 1 2, 0 1 2, इसमें भी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाए 20, 20 के सामने 0 0 0, 17 के सामने 0 0 1, ये भी आप लिख सकते हो डिट्टो, क्योंकि सेम ही है। 1 2 3, 18 है तो 0 0 0, फिर से 18 है तो 0 0 0, 17 है तो 0 0 1, 0 0 1, 16 है तो 0 1 2, 20 है तो 0 1 2, है ना। 20 में भी क्या आएगा, 0 0 0 के 0 0 1 2, हाँ 0 0 0 आएगा, और 18 में वेरी गुड। सो मेरे टोटल अनसोल्ड बुक 16 में कितने रहे, 2, राइट, 1 एंड 2। फिर 17 में कितने रहे, 1 2 प्लस 3 3 4 5 6 7, 7 अनसोल्ड रहे, बराबर। और 18 में 1 प्लस 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 अनसोल्ड रहे, राइट। पता चला? ये अनसोल्ड बुक इतना में खत्म नहीं हो जाता अपना। यहाँ पे अनसोल्ड बुक से मुझे कितना एवरेज प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स मुझे इतने बुक सेल किए, ये जो बुक सेल की है उससे प्रॉफिट भी होगा, बराबर। कैसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मेरे पास सेलिंग प्राइस भी है, कॉस्ट भी है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 20। कैसे ढूंढा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस माइनस सी, मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट, 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20, बराबर। ओके, अगर मेरे नंबर ऑफ बुक्स 15 बुक्स मैंने सोल्ड किए हैं, बराबर, तो 15 बुक्स के मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 15 इंटू 20 इज इक्वल टू 300, राइट। पता चला? इतना क्लियर? नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरा, बोलो। 20 मेरा प्रॉफिट है, 15 बुक्स मैं सोल्ड करती हूँ 20 ईयर्स के लिए, बराबर। तो मल्टीप्लाई बाय 300 इंटू 20, मतलब 6000 हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कितने साल के लिए है, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 20, 300 एवरेज प्रॉफिट, दिस इज फॉर 1 ईयर, इसलिए मैंने नंबर ऑफ ईयर्स क्या किए, एड मल्टीप्लाई बाय कर दिया। ओके, ये 15 बुक्स के लिए था, अभी मैं 16 बुक्स के लिए करूंगी। मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, 16 इंटू 20, दैट विल कम टू 320, राइट। उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बुक क्या है, अनसोल्ड है, तो 2 लेस कर दूंगी, लेस कर दो तो आ जाएगा 318, मल्टीप्लाई बाय अपने करेंगे 20 से, है ना,
टोटल प्रॉफिट ढूंढने के लिए 318 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट विल कम टू 6360 माइनस करेंगे, क्या करेंगे, जो अनसोल्ड बुक का प्रॉफिट है वो तो लेस करना पड़ेगा ना, 3 इंटू 20 लेस करेंगे कि ऐड करेंगे, लेस ही हो जाएगा ना, क्यों, अनसोल्ड है ना, तो हो जाएगा 6300। एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एवरेज 36300 डिवाइड बाय 20, 315 will be average profit. Okay, समझ में आया? Then we will do for 17 books. 18 का आपको खुद से करना है, राइट? अभी 17 में टोटल कितने ईयर्स के लिए है, 20 ईयर्स, तो अपने 18 इंटू 20 करो पहले, 3000, अरे 17 है, सॉरी 17 बुक्स है, राइट? 18 का आपको खुद से करना है, 3000 340 बराबर। देन अपने क्या करेंगे, उसमें से लेस कर देंगे, कितनी बुक्स अनसोल्ड है, 7 लेस कर दो, व्हाट विल कम, 333 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे अपने 20, 6660 माइनस करेंगे अनसोल्ड बुक का, तो वो उसका हो जाएगा 7 बराबर, 340 लेस कर देंगे, है ना, सॉरी 3 है ना, 3 है, 30 है, सॉरी गलती से मैंने, ये कितना हो जाएगा 210 लेस कर देंगे, आ जाएगा आपका 0546645 इजी। देन तो आपको 18 का आपको खुद से करना है, बाकी पूरा सम में कंप्लीट हो गया अपना। पूरे सम में क्या था, एक बार मॉरल ऑफ द स्टोरी बता देती हूँ। अपने को डिमांड दिया था, डिमांड अनसोल्ड बुक का ढूंढना था, अगर उसका अनसोल्ड बुक रहा है तो कितना कॉस्ट हो वो फाइंड आउट करना था। क्लियर, बाकी कुछ नहीं था सम में। ओके